नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। अब सुनवाई अगले हफ्ते होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें कई अहम बातों का जिक्र है। सरकार का दावा है कि अंतिम संस्कार के वक्त पीड़ित परिवार के लोग मौजूद थे, लेकिन पिता ने सरकार के इस दावे से इनकार किया है। इसके अलावा हलफनामे में सरकार ने यह भी लिखा है कि जातीय हिंसा जैसे हालात के बीच आधी रात अंतिम संस्कार का फैसला किया गया, लेकिन पिता का दावा है कि उस वक्त ऐसे कोई हालात नहीं थे। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित ने पीड़ित के पिता से खास बात की है, सुनिए जरा उन्हें। अभी हमारे साथ पीड़िता के पिता हैं। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें बताया गया है कि आपकी बेटी का जो दाह संस्कार किया गया था उसकी वजह है कि कोई जातिगत हिंसा न यहाँ फैल जाए। ना तो यहाँ तो कोई ऐसी जातिगत हिंसा कोई नहीं थी। यहाँ तो बेटी को मोही तो देखना हो तो वो सरकार ने वो भी नहीं करन दो हमें। वो क्या बोले सरकार थे। अच्छा, दूसरी बात है कि उस दिन बता रहे थे कि परिवार का हमें राजनीति थे और बात कोई मतलब ना हती। हमें तो बेटी को इंसाफ चाहिए बस। अच्छा, उस दिन जब हमें राजनीति थी कोई मतलब ना हती। तो राजनीतिक पार्टियां तो लगातार आपके पास आ रही हैं। अब वो आ रही हैं तो मैं मने तो ना कर सकती। अच्छा, जिस रात को अंतिम संस्कार हुआ था बताया जा रहा है कि आपके लोग भी मौजूद थे जहाँ पर हो रहा था। थे आपके परिवार से कोई था वहाँ पर? कहाँ? जहाँ पर जलाया गया बेटी को? नहीं, ये मोना मालूम। जब मोह ही नहीं देखा तो साथ कैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा, और दूसरा है कि आपको अभी भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई डर है, आप इस जगह से जाना चाहते हैं गाँव से? और डर का सही है। अब मेरी तो खुद का कहते हैं आवाज ही ना निकल रही। तो नहीं, आप यहाँ रहना चाहते हैं कि आप यहाँ से जाना चाहते हैं? देखते हैं समय का बोले कैसे का। लेकिन फिलहाल कोई आपको मतलब फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है? ठीक। तो ये थे पीड़िता के पिता जिनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार इनसे लोग मुलाकात करने आ रहे हैं। मीडिया के भी लोग हैं, इसमें राजनेता भी आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि जो हलफनामा कोर्ट में दायर किया गया वो उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। साथ ही साथ उनसे जब मैंने पूछा, जिस तरह से चंद्रशेखर जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं, उनका ये कहना था कि परिवार को ले जाना चाहते हैं, परिवार यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, लेकिन उनके पिता का ये कहना है कि फिलहाल उनका कोई ऐसा इरादा नहीं है कि वो घर छोड़कर यहाँ से जाएंगे। कैमरा पर्सन जान शर्मा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, हाथरस। और अब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार ने एफिडेविट में आधी रात अंतिम संस्कार पर क्या कहा है। एफिडेविट में के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज को हाथरस पर जो खुफिया रिपोर्ट मिली थी उसके मुताबिक 30 सितंबर को कई संगठन गांव में जमा होने वाले थे। इस मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के फैसले के चलते यूपी में हाई अलर्ट था, इसलिए असाधारण परिस्थितियों और गैर कानूनी घटनाओं के चलते आधी रात अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से हलफनामे में यह भी कहा गया है कि पीड़ित का शव लेकर उसके पिता और भाई के साथ पुलिस दिल्ली से रात 9:30 बजे निकली थी। इसी बीच भीम आर्मी के हेड चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक एम्बुलेंस के साथ चलने लगे और बीच में एम्बुलेंस को एस्कॉर्ट कर रही पुलिस टीम का रास्ता रोक दिया। बहुत मुश्किल से रात करीब 12:45 पर हाथरस के गांव ये टीम पहुंच सकी। जब पुलिस वाले पीड़ित का शव लेकर वहां पहुंचे तो करीब 200 से 250 लोग वहां पहले से मौजूद थे। लोगों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पीड़ित के परिवार को घेर लिया और फिर पहले से प्लानिंग के तहत अंतिम संस्कार रोकने के लिए नारेबाजी करने लगे। परिवार के साथ करीब 2:30 बजे तक यानी 2:30 तक पीड़ित का शव रखा हुआ था और उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। हाथरस कांड का सच आखिर क्या है? यूपी सरकार की दलील क्या है? एफिडेविट में क्या लिखा है? 131 पन्नों का हलफनामा पढ़ने के बाद हमने इस पर एक खास रिपोर्ट तैयार की है जिसमें यूपी सरकार ने बताया है कि हाथरस में क्या कुछ हुआ था और कैसे हाथरस के नाम पर एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। देखिए। इंडिया टीवी ने हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने की जो मुहिम शुरू की थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आज हाथरस केस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई की, जहां कोर्ट ने हाथरस केस भयानक बताया और इसे हैरान करने वाला मामला बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने को कहा है और अगली सुनवाई के लिए 12 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है। आज सुनवाई से पहले यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दायर किया।
यूपी सरकार ने एफिडेविट के जरिए आधी रात अंतिम संस्कार पर सफाई दी और कहा कि असाधारण हालात की वजह से आधी रात को क्रिमिनेशन हुआ। एफिडेविट में यूपी सरकार ने कहा कि अंतिम संस्कार परिवार की सहमति से हुआ था और मौके पर घर के लोग भी मौजूद थे। हाथरस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया। इस एफिडेविट में उन तमाम सवालों के जवाब दिए गए जो कि हाथरस मामले को लेकर उठ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर प्रशासन ने पीड़िता के शव को आधी रात को जलाने का फैसला क्यों किया। इस बारे में यूपी सरकार के एफिडेविट में ये कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ही प्रशासन ने ऐसा फैसला लिया है। दरअसल एफिडेविट में ये भी कहा गया है कि इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया था कि इस पूरे मामले को जातीय और धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि 29 तारीख को जब पीड़िता की मौत हुई तब सफदरजंग अस्पताल के बाहर कई राजनीतिक दल, कई एक्टिविस्ट वहां पर पहुंचे और उन्होंने पीड़िता के परिवार से आकर मुलाकात की और उन्हें यह कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो शव को यहां से ले जाने की इजाजत ना दें और वहीं पर धरने पर बैठे रहें। इसके बाद रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 30 सितंबर यानी कि पीड़िता की मौत के अगले दिन 30 सितंबर की सुबह ही पीड़िता के गांव में कई राजनीतिक दलों के आने का सिलसिला शुरू होने वाला था। वहां पर कई एक्टिविस्ट आने वाले थे और एक बड़ा बवाल वहां होने वाला था, जिसके चलते डीएम की तरफ से और हाथरस के प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया कि इसी बात को टालने के लिए पीड़िता के शव को आधी रात को जलाया गया। साथ ही इस एफिडेविट में यह भी कहा गया कि पीड़िता के शव को जलाने के वक्त पीड़िता के परिवार के सदस्य वहां मौजूद थे और उनकी सहमति से ही पीड़िता के शव को जलाया गया। यूपी सरकार ने एफिडेविट में लिखा है, पीड़ित का शव लेकर उसके पिता और भाई के साथ पुलिस दिल्ली से रात 9:30 बजे निकली। इस बीच भीम आर्मी के हेड चंद्रशेखर आजाद और उसके समर्थक एम्बुलेंस के साथ चलने लगे और बीच में एम्बुलेंस को स्कॉट कर रही पुलिस टीम का रास्ता रोक लिया। बहुत मुश्किल से रात करीब 12:45 पर हाथरस के गांव पहुंचे। जब पुलिस वाले पीड़ित का शव लेकर वहां पहुंचे तो करीब 200 से 250 लोग वहां पहले से मौजूद थे। लोगों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक लिया। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने पीड़ित के परिवार को घेर लिया और फिर पहले से प्लानिंग के तहत अंतिम संस्कार रोकने के लिए नारेबाजी करने लगे। परिवार के साथ करीब 2:30 बजे तक पीड़ित का शव रखा हुआ था। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में गैंगरेप के आरोप को लेकर भी पक्ष रखा है। हलफनामे में लिखा है, 22 सितंबर 2020 को पीड़ित द्वारा गैंगरेप के आरोप पर दर्ज बयान को देखते हुए पुलिस ने डॉक्टर MF हुड्डा से भी संपर्क किया जो पीड़ित का इलाज कर रहे थे। पीड़ित के गैंगरेप के आरोप को देखते हुए डॉक्टर से फौरन फॉरेंसिक जांच करने की गुजारिश की गई। 22 सितंबर 2020 को GN मेडिकल हॉस्पिटल अलीगढ़ की तरफ से सौंपी गई प्रोविजनल मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोई खरोंच, भीतरी चोट, घाव या सूजन नहीं पाया गया। शुरुआती जांच रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई थी। ऐसे में आगे की जांच के लिए नमूनों को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आगरा भेजा गया। उसके बाद अस्पताल ने भी इस मामले में अपनी अंतिम राय दी और अपनी रिपोर्ट में खास तौर पर कहा कि रेप का कोई सबूत नहीं है। हाथरस पर राजनीति के बीच यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो कोर्ट की निगरानी में CBI जांच को तैयार है। राज्य सरकार मामले की तह तक पहुंचने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच के लिए तत्पर है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत निष्पक्ष जांच जो किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। राज्य सरकार ने भी यह सुनिश्चित करते हुए कोर्ट के सामने मांग की है कि एक तय समय के अंदर कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की सिफारिश पर अपनी सहमति दे। इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित होगी। इससे जांच में किसी भी तरह की गलत धारणाएं आड़े नहीं आएंगी। इसके अलावा हलफनामे में कई और बातों का जिक्र किया गया है। एफिडेविट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों को हाथरस पर खुफिया रिपोर्ट मिली थी। 30 सितंबर को कई संगठन गांव में जमा होने वाले थे। मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी। बाबरी मस्जिद के फैसले के चलते यूपी में हाई अलर्ट था। असाधारण परिस्थितियों, गैर कानूनी घटनाओं के चलते आधी रात अंतिम संस्कार का फैसला लिया गया। इस एफिडेविट में इस बात का भी जिक्र है कि 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद को ढाने के मामले पर CBI की स्पेशल कोर्ट से एक फैसला आने वाला था, जिसको लेकर पूरे यूपी में हाई अलर्ट किया गया था और इसी हाई अलर्ट के चलते किसी और तरह की बवाल यूपी में ना हो, इसीलिए भी पीड़िता के शव को आधी रात को जलाने का फैसला लिया गया। कुल मिलाकर कहें तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का हवाला इस पूरे एफिडेविट में दिया गया। ये कहा गया कि पीड़िता के शव को इसीलिए रात में जलाया गया ताकि उत्तर प्रदेश या हाथरस में किसी भी तरह की बवाल की स्थिति पैदा ना हो।
यूपी सरकार इस वजह से भी सीबीआई जांच की बात कह रही है क्योंकि पुलिस को हाथरस के बहाने दंगे फैलाने का अहम इनपुट मिला है। इसकी साजिश पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 यूपी और 1 केरल का है। आप भी पीएफआई के उन 4 सदस्यों का चेहरा पहचान लीजिए। पीएफआई का पहला मास्टरमाइंड है यूपी के मुजफ्फरनगर का अतीक उर रहमान, जिसके जिम्मे फंड रेजिंग की जिम्मेदारी है। अतीक उर रहमान 3-4 दिन से दिल्ली में शाहीन बाग में रह रहा था, जहां पीएफआई का हेडक्वार्टर है। ये 5 अक्टूबर को प्राइवेट टैक्सी से हाथरस रवाना हुआ था। दूसरा मास्टरमाइंड है केरल के मल्लपुरम का सिद्दीकी। जिस तीसरे मास्टरमाइंड को पकड़ा गया है वो यूपी के बहराइच का मसूद अहमद है। पीएफआई का चौथा मास्टरमाइंड है यूपी के रामपुर का आलम। यूपी पुलिस के हाथ में एक बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल हाथरस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी मथुरा से हुई है और इनके नाम जो हैं वो अतीक उर रहमान, सिद्दीकी, मसूद और आलम है। जो अतीक उर रहमान है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जो सिद्दीकी है वो मल्लपुरम का, मसूद अहमद बहराइच और आलम जो है रामपुर का रहने वाला है। ये चारों पीएफआई के सदस्य हैं और उसके सह संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य बताए जा रहे हैं। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और कुछ संदिग्ध साहित्य वो बरामद किया। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टोल पर, हाथरस की तरफ आने वाले एक टोल पर जो है पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इस चेकिंग के दौरान ये चारों संदिग्ध एक मारुति स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में दिखाई दिए, जिसके बाद इनसे पूछताछ की गई हिरासत में लेकर, तो इन्होंने सारी जानकारी बताई। फिलहाल पुलिस ने इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल और कुछ संदिग्ध साहित्य जो है वो जब्त कर लिया है। और इसके अलावा हम आपको गाँव की तस्वीरें दिखाएं कि ये सीधी सड़क गांव की तरफ जाती है, जहां पर अब से कुछ देर पहले एसआईटी की टीम पहुंची थी जो हाथरस मामले की जांच कर रही है। 5वीं बार एसआईटी की टीम पहुंची थी। फिलहाल एसआईटी की टीम चंदपा थाने में मौजूद है, लेकिन पीएफआई और उसके सह संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हाथरस के नाम पर दंगा फैलाने का आरोप जिस संगठन पीएफआई पर लग रहा है, उसका नाम कई बार दंगों की साजिश में आ चुका है। यहां तक कि इसी साल फरवरी में दिल्ली दंगों में भी इसका नाम आया था। हाथरस की घटना के बाद जातीय हिंसा भड़काने की जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें यूपी पुलिस का कहना है कि पीएफआई शामिल है। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की स्थापना 2006 में केरल में हुई थी। दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई का हेडक्वार्टर है और सीए के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुए उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। इतना ही नहीं, दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भूमिका को लेकर सवाल उठे थे और सीए प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके से पीएफआई का नाम आया, उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय में पीएफआई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और एक बार फिर अब हाथरस के बाद की साजिश में पीएफआई का नाम सामने आ रहा है और पीएफआई पर रोक लगाने की मांग एक बार फिर उठने लगी है। प्रदेश में जातीय एवं सांप्रदायिक हिंसा व वैमनस्यता फैलाने एवं सरकार की छवि को खराब करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म एवं सार्वजनिक रूप से सभा कर एवं कोविड-19 की गाइडलाइंस धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करते हुए पीड़ित परिवार के घर, गांव तथा आसपास अनावश्यक भीड़ इकट्ठा कर भ्रामक द्वेषपूर्ण सूचनाओं को प्रसारित करते हुए उन्माद फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस प्रकार के आपत्तिजनक भ्रामक पोस्टों और मैसेजेस डालकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले पोस्टों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किए गए हैं। इनपुट भी आया हुआ है कि कुछ जो संगठन है वो प्रदेश के अंदर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास भी इसी तरह के इनपुट्स मिले हैं? जी, हमारी एलआईयू और जितने भी हमारे पुलिस के विभाग हैं और खुफिया एजेंसीज हैं लगातार हर गतिविधि पर नज़र रखे हैं जी, और किसी भी प्रकार से इस तरह की कोई अराजक गतिविधि हम अलाउ नहीं होने। और दंगा ब्रिगेड को आज सीएम योगी ने कैसे दिया क्लियर मैसेज, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद।